हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम और आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। पहले वाले पार्ट्स में हमने 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखे थे और उसके आगे का जो पोर्शन है वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट उसके पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर। मोनोमर के टाइप्स के ऊपर डिपेंडेंट 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होते हैं, एक है होमोपॉलीमर और दूसरा है कोपॉलीमर। अब होमोपॉलीमर के नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, होमो मीन्स सेम, यानी कि सेम टाइप का मोनोमर होगा, उससे जो बना हुआ पॉलीमर होगा उसको हम कहेंगे होमोपॉलीमर। अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? द पॉलीमर विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड एज होमोपॉलीमर। यानी ऐसा पॉलीमर जिसमें एक ही टाइप का रिपीटिंग यूनिट है उसे हम कहेंगे होमोपॉलीमर। उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? पॉलीइथीन हो सकता है, नाइलॉन 6 हो सकता है। अब पॉलीइथीन जो है, जो बना हुआ है इथिन मॉलिक्यूल से, CH2 CH2। अब इथिन मॉलिक्यूल से बना हुआ जो मॉलिक्यूल है उसको हम कहते हैं पॉलीइथीन। अब यही जो चेन है ये रिपीट होंगी हमारी पॉलीइथीन मॉलिक्यूल में, है ना। तो एक ही एक चेन रिपीट हो रही है, एक ही एक मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है। नाइलॉन 6 में क्या होता है? नाइलॉन 6 में ई कैप्रोलैक्टम होता है, जो हमने देख चुके हैं हमारे पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में। तो ई कैप्रोलैक्टम जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट होता है, तो वो भी एक ही मॉलिक्यूल, सेम टाइप का मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं होमोपॉलीमर। उसको अगर हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं तो ऐसा होगा वो। अगर मैंने सर्कल को माना मोनोमर, तो एक ही एक टाइप का मोनोमर रिपीट होगा, वो हो जाएगा हमारा पॉलीमर। अब कोपॉलीमर कैसे रहेगा? अब कोपॉलीमर में क्या होगा? 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? द पॉलीमर विच हैव 2 और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड एज कोपॉलीमर। ऐसा पॉलीमर जिसमें 2 या उससे भी ज़्यादा टाइप्स के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं उसको हम कहते हैं कोपॉलीमर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका क्या हो सकता है? बुना एस जो टाइप का रबर है उसमें 2 इसका मिक्सचर होता है, ब्यूटाडाइन और स्टायरीन। ब्यूटाडाइन और स्टायरीन को मिला के कोपॉलीमर बनता है। बुना एन होता है एक, बुना एन में क्या होता है? ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल होता है, उन दोनों को मिला के जो पॉलीमर बनता है उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। उसको हम अगर डायग्रामेटिकली देखते हैं तो कैसा है? अगर मैंने बोला एक ट्रायंगल है, दूसरा मॉलिक्यूल मेरा सर्कल है, तो इसका जब मैं पॉलीमराइजेशन करूँगा तब कैसे बनेगा? ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, इस टाइप में बनेगा। यहाँ पे एक ही टाइप का था तो होमोपॉलीमर हो गया था, यहाँ पे 2 टाइप के हैं तो कोपॉलीमर हो गया। इसमें 3 टाइप के भी हो सकते हैं कोपॉलीमर में। ठीक है, अब देखते हैं आगे का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उनको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर मैंने इनको 2 मॉलिक्यूल्स कंसिडर किया तो इनके बीच में जो फोर्सेस रहेंगे उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब वो कौन से हो सकते हैं? वो हो सकता है वैंडरवाल फोर्स हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, डायपोल हो सकता है, एक्सेट्रा, बहुत से हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन आते हैं वो देखते हैं। उसमें का पहला है हमारा इलास्टोमर। अब इलास्टोमर की स्टडी करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इलास्टोमर किसके ऊपर डिपेंड है। तो वो डिपेंड है इलास्टिसिटी के ऊपर। अब इलास्टिसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच अ सब्सटेंस गेट्स स्ट्रेच्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एंड रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिलीज ऑफ दैट फोर्स। यानी कि इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अगर हमने स्ट्रेच किया, एक हाथ सब्सटेंस को अगर हमने स्ट्रेच किया एक्सटर्नल फोर्स से, तो वो क्या होगा? स्ट्रेच हो जाएगा। अगर उसको हमने खींचा तो स्ट्रेच हो जाएगा, और जैसे ही रिलीज़ किया एक्सटर्नल फोर्स तो वो अपना शेप जो है वो रिगेन कर लेगा। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, जिसको हम रबर बैंड के इसमें हमने डेली यूज़ में हमने बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, अब जिसमें इलास्टिसिटी होती है उस पॉलीमर को हम कहते हैं इलास्टोमर्स। ठीक है,
अब उसको हम कैसे बोलेंगे, द पॉलीमर विच शो इलास्टिसिटी आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स। पॉलीमर्स विच शो इलास्टिसिटी आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स। अब इसमें हमारे सामने एक सवाल आता है कि अगर हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो टूट क्यों नहीं जाती। इलास्टोमर्स जो है उसको खींचने के बाद टूटते क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो देखा था क्रॉस बॉन्डिंग जो होता था हमारे इसमें, क्रॉस लिंकिंग जिसे हम कहते थे, तो उस क्रॉस लिंकिंग के वजह से ये जो हमारा मॉलिक्यूल था उसमें क्रॉस लिंकिंग होती थी, उस वजह से हम अगर इसको खींचते भी है तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है और वापस से अपनी पोजीशन ले लेता है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस जैसे फोर्सेस होने की वजह से ये ब्रेक नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रेच हो जाता है और वापस से अपनी पोजीशन क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है। इसका अगर हमको एग्जांपल देखना है तो देखेंगे अपन एक आधा, जैसे कि क्लोरोप्रीन मॉलिक्यूल, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा आता है, CH2 डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैंने ऐसा क्लोरोप्रीन मॉलिक्यूल लिया तो उसका रिपीटिंग यूनिट कैसे बनेगा, हमको पता है ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएगा, तो उसका रिपीटिंग यूनिट कैसे बनेगा, CH2 CCl CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और CH2 इधर और इधर। अब ये जो रिपीटिंग यूनिट है वो कंटिन्यूसली क्या होती जाएगा, रिपीट होती जाएगा। कितने टाइम्स, अगर मैंने यहाँ पे n टाइम्स लिया तो ये n टाइम्स मॉलिक्यूल मुझे लेना पड़ेगा और इससे जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा वो रहेगा हमारा नियोप्रीन। क्या रहेगा, नियोप्रीन, जो कि इलास्टिसिटी हमको शो करेगा। अब हम देखते हैं फाइबर्स। फाइबर किसे कहेंगे, तो फाइबर को अगर हमको सिंपल लैंग्वेज में कहना है तो हम उसको थ्रेड कहेंगे। हम ऐसा वाला एक फाइबर देखते हैं, कॉटन का फाइबर वगैरह होता है, हम सब ने देखा हुआ है, ठीक है। तो फाइबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो पॉलीमेरिक सॉलिड विच फॉर्म्स थ्रेड आर कॉल्ड एज फाइबर। यानी कि एक पॉलीमेरिक सॉलिड जो है वो थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम कहेंगे फाइबर। द फाइबर पोजेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ विच इज़ अ प्रॉपर्टी टू हैव अ रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग अंडर द टेंशन। अब उसकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो फाइबर की प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसमें रेजिस्टेंस बहुत होता है। उसको अगर टेंशन भी दे, उसके ऊपर अगर हमने फोर्स भी अप्लाई किया तो वो जल्दी ब्रेक नहीं होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो स्ट्रेंथ, अब वो जो स्ट्रेंथ है वो किस वजह से आती है, तो स्ट्रेंथ आती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल मोमेंट, उस वजह से उसके अंदर क्या आती है, स्ट्रेंथ आती है और वो टूटता नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। अब उसका हमने एग्जाम्पल देखा था, कौन सा देखा था, ई कैप्रोलैक्टम। पिछले वाले जो वीडियो है उसमें हमने देखा था ई कैप्रोलैक्टम जो होता है हमारा वो कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O NH CH2 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 CH2, ठीक है। इसको हमने बोला था ई कैप्रोलैक्टम। अब ये क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमारा पॉलीमराइजेशन होता है, तो उसका रिपीटिंग यूनिट कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH2 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स NH। ये जो है हमने देख चुके हैं पिछले वाली वीडियो में, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं। तो ये n टाइम्स रिपीट होगा और हमारा क्या बनाएगा, नायलॉन मॉलिक्यूल बनेगा, नायलॉन 6, जो कि एक फाइबर होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक किसे कहेंगे, ऐसा प्लास्टिक जो रिसाइकल हो सकता है। क्या हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है। अब रिसाइकल कौन से होते हैं, हमने देखा है पॉलीथीन रिसाइकल हो सकता है, वाटर की बोतल्स जिसके ऊपर रिसाइकल का मार्क बना हुआ होता है ना, रिसाइकल का मार्क ऐसा ट्रायंगल सा शेप का होता है। तो जो प्लास्टिक रिसाइकल हो सकते हैं उसको हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। उसको अगर हमको डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर अ लीनियर और अ स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। उसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, पॉलीथीन और PVC। यानी कि थर्मोप्लास्टिक ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसको अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। हीट करने के बाद वो हो जाएगा सॉफ्ट, और उसको अगर हम कूल करते हैं तो वो हार्ड हो जाएगा। यानी कि अगर उसको हमने सॉफ्ट किया तो उसका कोई भी शेप हम उसको दे सकते हैं, और उसके बाद अगर हमने उसको कूल कर दिया तो वो उसी शेप में रिटेन रहेगा। यानी कि A अगर है तो उसको रिसाइकल करके B और B को फिर से रिसाइकल करके A बनाया जा सकता है, वो हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक। बट थर्मोसेटिंग इसके अपोजिट है, थर्मोसेटिंग को हम रिसाइकल नहीं कर सकते।
विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, बैकेलाइट है। बैकेलाइट जो है उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। इसमें पॉलीथीन था, पॉलीथीन हमने देखा है रिसाइकल हो सकता है। बैकेलाइट हो गया, चेयर हो गई, स्विचेस जो हम घर में यूज़ करते हैं बटन, उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे थर्मोसेटिंग को। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर अ क्रॉस लिंक्ड और हेविली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मोल्ड्स एंड अगेन बिकम इन्फ्यूजिबल। यानी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ये ऐसे पॉलीमर्स है जिनको एक बार हमने हीट करके एक शेप दे दिया तो वो उसी शेप में रिटेन रहेंगे। ए को अगर हमने लेकर बी बना दिया तो वो वापस से आएगा नहीं, वापस से रिसाइकल होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने घर की जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो मैक्सिमम टाइम हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही होता है। ये हो गए हमारे 5 टाइप के क्लासिफिकेशन। हमने बोला था 5 टाइप के क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है। ये जो है छठवां वाला वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी यानी क्या, यानी जो प्रोडक्ट डिग्रेड हो सकता है, जो डिकम्पोज हो सकता है, जो घर पे उसको गलाना सड़ाना पॉसिबल है, वो हो गया हमारा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। अब उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स है जिनको हम माइक्रोब्स की मदद से क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, उनको गला सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट इसके एग्जैक्टली अपोजिट है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच आर नॉट डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल रबर, पॉलीथीन्स। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स है जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से डिग्रेड नहीं कर सकते, जिसमें हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं रबर और पॉलीथीन। अब पॉलीथीन जो है वो अभी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ से निकल जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल से निकल के बायोडिग्रेडेबल में आ जाए, क्योंकि अभी एक ऐसा माइक्रोब्स डिज़ाइन हो चुका है जो कि हमको प्लास्टिक को, जो है हमारा जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीथीन, तो उस पॉलीथीन को डिग्रेड कर सकता है, ऐसा माइक्रोब डिज़ाइन हो चुका है। तो हो सकता है कि पॉलीथीन जो है हमारा कुछ ही दिनों में कहाँ पे आ जाए, बायोडिग्रेडेबल में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको जिस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना सकूं।